तो आज हम पढ़ रहे हैं इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर। पीएचपी का कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर जिससे हम अपने कोड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके जरिए हमें जो है कंडीशंस वगैरह को अप्लाई करनी होती है। फिर है यानी कि उसको रिपीट करना किसी भी टास्क को। और तीसरा है एरर हैंडलिंग, मतलब जब कोई एरर आए कोड के अंदर तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्पेशली पीएचपी की बात करें, तो इफ और एल्स का स्टेटमेंट यूज होता है। मतलब कोई भी कंडीशन आपने चेक करना है, जैसे कि अगर यहाँ पे एक पीएचपी का कोड लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि डॉलर एज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसकी वैल्यू असाइन हुई है 20, ठीक है। तो उस 20 वैल्यू पे अगर हम यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो है ये वाला आउटपुट आ जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाला आउटपुट आ जाए। तो फिर हमारा कोड कौन सा आउटपुट देगा? देखा जाए तो अगर 20 वैल्यू है और वो ग्रेटर देन 18 से है तो फिर ये वाला कोड चलेगा और ये वाला कोड रन नहीं होगा। तो ये इफ इट स्टेटमेंट को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो 18 आ जाएगा और आउटपुट इस तरह से होगा। एग्जांपल 2 में देखें, इसने एक डेज बनाया और डेज के अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी, एक स्ट्रिंग मैसेज ट्यूसडे के नाम से दीप। तो यहाँ पे स्विच करके इसने लिखा है यहाँ पे डे, तो ये वेरिएबल को इसके अंदर डाल दिया। स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसके अंदर केस इसने डिफाइन किया, अगर मंडे इको तो स्टार्ट द वर्क विद वी, ब्रेक कर दिया इसने फ्राइडे, फिर ऑलमोस्ट वीकेंड, और फिर इस तरह से केस सैटरडे और केस संडे इको कर दिया। सैटरडे और संडे दोनों एक साथ भी डिफाइन कर दिए, ये से भी कर सकते हैं। अगर आप दो केस एक साथ डिफाइन कर रहे हैं, सैटरडे और संडे में आउटपुट एक आए तो आउटपुट एक बता देंगे और ब्रेक कर देंगे। आउटपुट या जो भी कोड आपको रन करना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डिफॉल्ट में अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो फिर ये वाला कोड रन कर सकते हैं। तो ये स्विच स्टेटमेंट है। अब पहले इनका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट का और स्विच स्टेटमेंट का, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब इसको इस प्रैक्टिकल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आ गए। ये हमने इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। सबसे पहले हमने विजुअल कोड खोला और विजुअल कोड में जाके हम पहले डिफाइन करेंगे अपना फोल्डर जो हमने कल बनाया था। फाइल में गए और यहाँ से हमने कर दिया क्लोज फोल्डर। क्लोज फोल्डर करने के बाद हमने यहाँ से फाइल पे गए और दोबारा से किया ओपन फोल्डर, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे गए और यहाँ से हमने सी पर क्लिक किया। तो यहाँ से हम गए सी ड्राइव में, तो ये आ गए सी में, और सी में आने के बाद यहाँ से क्लिक किया जैम्प पे। जैम्प पे क्लिक करने के हमने लिया यहाँ से एच डॉक्स, और उसके अंदर हमने फोल्डर बनाया था वो ले लिया और सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। एक कंट्रोल एन करके, ये कंट्रोल डब्ल्यू किया, जो कल की फाइल खुली हुई थी, कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल बना रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर डॉट पीएचपी। सेव कर दी हमने पीएचपी की फाइल, और ये यहाँ पे हमारी पीएचपी की फाइल सेव हो गई। अब इस पीएचपी की फाइल को एक्सेस करने के लिए अपने ब्राउजर के ऊपर सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से सी ड्राइव पर। तो यहाँ पे मैं सी ड्राइव पे लिख के मैंने एंटर कर दिया। तो ये हम आ गए सी ड्राइव के अंदर, यहाँ से आ गए जैम्प के अंदर, यहाँ से हम चले गए एच टी डॉक्स, सॉरी पहले हम खोलेंगे यहाँ से अपना कंट्रोल पैनल जहाँ से हम अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया और करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ से हमारा सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट है क्योंकि स्टॉप सर्विसेज आ रहा है तो ऑलरेडी स्टार्ट है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब खोलते हैं अपना कोई भी एक ब्राउजर। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लिया। लोकल होस्ट लिखेंगे, सिलेक्ट अपने फोल्डर का, वेबसाइट के फोल्डर का नाम, और आगे हमने जो फाइल को एक्सेस करना है कंट्रोल स्ट्रक्चर, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, डॉट पीएचपी। दिखने पे खुल जाती है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खुली है या नहीं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले एक HTML का कोड कर लेता हूँ। यहाँ पे HTML का कोड कर लिया, यहाँ पे लिख दिया अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इन PHP, सेव कर दिया एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए एक्सेस हो गया है। तो ये मेरा पेज यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर अब PHP का कोड करते हैं, आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हमने PHP के कोड का ब्रैकेट स्टार्ट किया है, इसके बॉडी और इसको स्टार्ट करके सेव कर दिया। अब सबसे पहले वाली एग्जांपल जैसे उसमें थी, तो उसमें जो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं उसको पहले समझ लें कि कल जो ऑपरेटर्स आपको बताए गए थे उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी जिक्र हुआ था। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं जो किसी भी डेटा को, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। कंपैरिजन, ठीक है, ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं देख लें। ये है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और अब PHP के अंदर भी जो है नॉट ये है और इक्वल टू ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू है, ये कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और जो कल हमने परफॉर्म किए थे वो थे एरिथमेटिक, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो वो कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
और ये था हमारे पास रिमाइंडर। चलो देखो स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये ऑपरेटर जो है हमारे दो ऑपरेंड्स के दरमियान प्लस माइनस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ पे क्लिक करके अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अभी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। चलो एज को ही चेक कर लेते हैं, डॉलर एज एक वेरिएबल बना दिया। अब प्रोग्रामिंग में कंडीशन कई दफा पे चेक हो सकती है। जैसे जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो यूजर लॉगिन है या नहीं, तो इसकी कंडीशन से चेक कर सकते हैं। साइन आउट है या नहीं, ठीक है, इसका रोल एडमिन है या नहीं, इसका रोल यूजर है या नहीं, या ये डेटा यहाँ पर आया है या नहीं, तो उन चीजों को हम इफ कंडीशन से चेक कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हमने एक वैल्यू पास कर दी 18, और अब ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज के नाम से, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है, और उसके अंदर 18 वैल्यू कर दी। अब इसको कैसे लिखेंगे कोड के अंदर? इफ लिखेंगे, इफ की कंडीशन ब्रैकेट्स बनाएंगे, ये इसके बनाएंगे हम बॉडी ब्रैकेट्स, और यहाँ पर एल्स बनाएंगे, और एल्स का बनाएंगे यहाँ पे कंडीशन ब्रैकेट, और यहाँ पर कंडीशन ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे बना दें इसके बॉडी ब्रैकेट्स, और इस तरह से आप कोड को लिख सकते हैं। अब यूजुअली अगर मैं कोड लिख दूं कि जैसे इको और एको करके यहाँ पे लिख देते हैं सपोज टू बी यू आर एलिजिबल, तो मैं एको, ठीक है, डॉल कोट्स लगाए यहाँ पे किया, कोड को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बोल्ड भी यूज कर लिया, यू आर एलिजिबल, एलिजिबल, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये वैसे मैं अगर कोड लिखूंगा तो ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। अच्छा, अभी एक और चीज समझ लें, अगर कोई कोड लिखा हुआ है और फॉर द टाइम बिंग आप उस कोड को डिसेबल करना चाहते हैं, तो वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, स्लैश स्टैटिक लगाएं, और जहां पे कोड को डिसेबल करना है वहां पे लगा दें इस तरह से। और यहाँ पे आप देखेंगे जब आके आउटपुट पे, तो यहाँ पर आपका कोड पे लिखा रहा है यू आर एलिजिबल। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा था कि मैं इफ की कंडीशन की जरिए चेक करूं, अगर एज उसकी 18 या 18 से अबव है तो ही इज एलिजिबल, ये लिखा है यू आर एलिजिबल, अदरवाइज लिखा आ जाए यू आर नॉट एलिजिबल। तो अब यहाँ पे यू आर एलिजिबल भी लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ यू आर नॉट एलिजिबल। अब मैं लिख रहा हूँ यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम दोनों ही कोड रन हो रहे हैं, ये भी रन हो रहा है और ये भी रन हो रहा है। अब इस चीज को कंट्रोल करना है कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर खुद से रिस्पॉन्ड करे कि भाई कौन सा कोड एलिजिबल है और कौन सा कोड एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें इस इफ कंडीशन को इंप्लीमेंट करना होगा। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? हम कहेंगे यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करो अगर एज वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन है, ये हो गया ग्रेटर, ग्रेटर अगर 18 लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एलिजिबल, और अगर ऐसा नहीं है तो लिखा हुआ आ जाए यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, एल सेक्शन में। तो अब यहाँ पे कोड को हमने डिवाइड कर दिया इफ के दो, यानी कि यूं समझे इफ एक मशीन है और इस मशीन के अंदर एक पे या आउटपुट सेट कर दिया और दूसरे पे या आउटपुट सेट कर दिया। अब इस कौन सा कोड चलेगा, ये चलेगा या ये चलेगा, इसका फैसला करेगा इफ, और इफ फैसला जो करेगा वो बेस करेगा एज की वैल्यू के ऊपर। नो नाउ चेक इट आउट, इफ एज की वैल्यू क्या है 18, और यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन। अब बताएं एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 से होगी तो ये कोड चलेगा, और अभी हमें पता है कि ये कोड 18 के बराबर है, एज की वैल्यू बड़ी नहीं है, तो इस सूरत में ये वाला कोड चलेगा। देखते हैं, तो देखिए साफ लिखा आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे 19 करते हैं तो जैसे एज की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे एज की वैल्यू को 19 करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो यह लिखा रहा है यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर आप यहाँ पे 18 करते हैं और फिर भी रिस्पॉन्स एलिजिबल ले रहा है तो यहाँ इक्वल लगा दें, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल, ये डबल ऑपरेटर लग गया डबल चेक का, और यहाँ पे जाके जैसे आप रिफ्रेश करेंगे इसको तो यहाँ लिखा रहा है यू आर एलिजिबल। ठीक है ना, देख लो जरा कौन है। तो इस तरीके से आप अपने कोड को इफ कंडीशन के जरिए, वेदर कौन सा कोड आपको रन करना है, ये वाला या ये वाला, हम अपने प्रोग्राम में दो चार जो चीजें हैं वो ऐड करते हैं और इसको उस तरह से रन कर सकते हैं। ये इसको लिखने का बेसिक सेंटेंस है इफ की कंडीशन, और यहाँ पे हम ऑपरेटर बताएंगे, यहाँ पे हम उसको जिससे चेक करना है वो बताएंगे। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, नॉट के साथ, गेट के साथ, वेरिएबल टू वेरिएबल चेकिंग भी होती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इसका लिखने का ये है। अब आते हैं स्विच स्टेटमेंट के जरिए वो कैसे काम करेगा। अब स्विच स्टेटमेंट में जैसे उसने डेज की एग्जांपल दी है, तो हम उसी एग्जांपल को अगर फॉलो करें तो यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे लिखा डेज एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर असाइन कर दिया हमने, ये पीएचपी के बाहर चला गया मैं, ठीक है, यहाँ आ गए और डेज के नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे जाके हमने उसमें कोई भी दिन ऐड कर दिया, सपोज टू संडे मंडे ट्यूसडे जो भी डाल दिया, तो सपोज टू हमने मंडे डाल दिया, तो यहाँ पे हमने मंडे लिख के स्टार्ट कर दिया। ये एक वेरिएबल बना जिसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगी, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, ये एक इंटीजर वेरिएबल हो गया। यहाँ पे जाके हमने यहाँ पे सपोज टू लिखना है, क्या लिखना है, अच्छा, तो स्विच लिखा हमने यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे इसको इस तरीके से स्विच की बॉडी बना दी। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, स्विच स्टेटमेंट चेक करेगा इसको डेज को, तो डेज की वैल्यू को चेक करने के लिए हम यहाँ पे केस बताएंगे, ठीक है, जितने केस बताएंगे उसके हिसाब से ये देखिएगा। तो केस बताने का जो ग्रामर है वो किस तरह से लिखा जाएगा पीएचपी के अंदर,
तो केस लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में और फिर जो केस चेक करना है वो लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे और उसके बाद उसका आउटपुट बनाएंगे। तो यहाँ पर जाके हमने लिखना है सी एस सी केस। और क्या हो सकता है केस, सपोज हमने कहा अगर मंडे है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर केस जो है कॉलन और यहाँ पे कोस डिफाइन, जो भी हमें आउटपुट लिखना है वो लिख देंगे विदाउट ब्रैकेट। तो एको कर दिया हमने इसको यहाँ पे, और एको करके हमने कहा कि भाई देखो चेक कर लो इसको कि टुडे इज मंडे। ठीक है, ये हमने एक आउटपुट इस पे लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद अगर कहा ये ट्रू हो जाए तो यहाँ पे ब्रेक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर इसी को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इसी स्टेटमेंट को, भाई अभी अगर मंडे ना हो तो ट्यूसडे हो उसके अंदर वैल्यू, तो यहाँ पे ट्यूसडे चेक कर दिया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ट्यूसडे को अगर हो तो टुडे इज, ठीक है, ट्यूसडे। ठीक है, और अगर यहाँ पर इस तरह से हमने बना दिया वेडनेसडे का, इधर आएंगे ना, देखो ना ये इसका केस हो गया। और ये ऐसे ना, ऐसे कॉपी पेस्ट में आगे चलो। ब्रेक में एक टैप देना पड़ेगा। एक मिनट, चलो एक मिनट देख लेते हैं इसको। और अभी हमारी वैल्यू इसकी क्या है, मंडे, तो देखते हैं कौन सा कोड रन हो रहा है। तो टुडे इज मंडे वाला कोड रन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा एक न्यू लाइन ले लेते हैं कि आउटपुट थोड़ा सा न्यू लाइन पर आ जाए, तो यहाँ पर हम एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। कैसे, ये एको लिखें यहाँ पे और यहाँ पे लिख दें एक पी या बी आर कर दें, लेस देन ग्रेटर देन, क्योंकि एचटीएमएल का कोड भी यहाँ पे रन हो सकता है इसके साथ। तो यहाँ पे बी आर लिख के इस पे यहाँ पे सेमीकोलन कर दें एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए न्यू लाइन पे गया। तो अब ये एक मंडे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज टू बी ट्यूसडे, तो यहाँ लिखाएगा टुडे इज ट्यूसडे, मतलब अब ये कोड रन हो रहा है, बाकी कोड रन नहीं हो रहा। अच्छा, अब दो को एक साथ करना है तो क्या करेंगे, केस करेंगे यहाँ पे, और अब जैसे दो को एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, केस संडे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसका कुछ भी नहीं बताते और केस डायरेक्टली लिख के यहाँ पे लिख देते हैं सैटरडे। ठीक है, सैटरडे और संडे दोनों डिफाइन कर दिया। और सैटरडे संडे के लिए हमने यहाँ पर जो है एक ही साथ हमने कहा कि भाई इसका जो एको होगा यहाँ लिख देते हैं टुडे इज हॉलीडे। ठीक है, ये हमने लिख दिया और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया और डिफॉल्ट के अंदर लिख दिया एको टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट अभी ट्यूसडे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज टू बी संडे, तो लिखा आ रहा है टुडे इज हॉलीडे, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सैटरडे, तो भी यहाँ लिखा आ रहा है टुडे इज फ्राइडे। सैटरडे की सैटरडे, ठीक है, स्पेलिंग का मिस्टेक था। तो जैसे ही कोई भी वर्ड आप अननोन लिखेंगे, सपोज टू भी यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, तो उन सारे उसमें यहाँ लिखा आएगा टुडे इज फ्राइडे। मतलब अगर कोड मैच करेगा यहाँ पर, तो यहाँ मैच करेगा तो ये सिर्फ उसी कोड को ब्लॉक पे रन करेगा। अगर मैच नहीं करेगा किसी से भी तो वो डिफॉल्ट वाले कोड को रन करेगा। और अगर आपने दो तीन केस ऐसे बता दिए हैं तो फिर दोनों में से जो भी आएगा उसका वही आउटपुट आएगा जो उनके साथ लिखा हुआ होगा। इस तरह से ये स्विच स्टेटमेंट काम करेगा पीएचपी के अंदर। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप इसको स्ट्रिंग को चेक कराएं, आप ये स्विच स्टेटमेंट के साथ आप इंटीजर को भी चेक करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ इंटीजर वेरिएबल को भी टेस्ट कराया जा सकता है और आउटपुट वॉट एवर जो भी होम लिखा ले सकते हैं इसके अंदर। हाँ, केस जब
इंटीजर का लिखेंगे तो यहाँ डबल कोट्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली नंबर लिखेंगे, उसके साथ उसको यूज करेंगे। वैसे बहुत रेयर केसेस में स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है, ज्यादातर काम हम इफ कंडीशन पे ही कर रहे होते हैं, और यही हमारे प्रोग्राम को आगे जब हम देख रहे होंगे पेजेस को आगे पीछे यूजर को मूव करना, तो उसके अंदर इफ ही कंडीशन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लूप्स के हवाले से। तो लूप्स में क्या है कि भाई अगर किसी भी कोड को रन करना है तो पीएचपी में कितने किस्म के लूप्स हैं, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, और यहाँ पे डू व्हाइल लूप, तीन लूप्स हैं, और थोड़ा एक फॉर ईच लूप है जो एक मेथड को डिक्लेयर कर रहा होता है। अब चारों लूप्स का काम एक ही है, कोड को रिपीट करना, लेकिन यूटिलाइजेशन अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस लूप की बात करें, फॉर लूप की, तो बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह लिखा गया है कि इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू और इंक्रीमेंट, और फिर इसका आउटपुट ले लें तो फिर ये उसके आगे दिखा देगा। और अगर देखा जाए तो वाइल लूप जो है वो भी बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह ही है, वेरिएबल को पहले असाइन कर दिया, काउंट की वैल्यू काउंट लेस देन 3, जब तक काउंट की वैल्यू 3 नहीं होगी ये चलता रहेगा, और काउंट इज अकाउंट, और यहाँ पे काउंट के साथ प्लस प्लस कर दिया तो ये वाइल का लूप चलेगा। और इसी तरह से अब यहाँ पे वाइल का लूप या फॉर का लूप हम क्यों यूज करेंगे आगे प्रोग्राम के अंदर, जैसे डेटाबेस से रिकॉर्ड मंगवाने। अब डेटाबेस से रिकॉर्ड मंगाने का तो एक ही कोड है, एको करके आपने डेटाबेस का नाम लिख दिया फील्ड्स का, लेकिन अब वो 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, 30 रिकॉर्ड है, तो वो सारे काम लूप कर रहा होता है। तो वाइल का लूप बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है इसके अंदर, कि आपको डेटाबेस से रिकॉर्ड मंगवाने हैं, फिर वो आप एरे के अंदर स्टोर करेंगे, एरे की वैल्यूज को फिर आप एको करके प्लेस करेंगे, और फिर वो जिस फील्ड में दिखाने हैं वहां पे वो दिखाएगा। तो इसलिए वाइल का लूप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसको आपने यूज करना है। और दूसरा रहेगा डू वाइल, ये इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसको यूज करते हैं, कहीं ना कहीं इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। कहीं पे ऐसा होता है कि डू वाइल का लूप जब हम यूज करते हैं, जैसे पेज के अंदर आप लॉगिन हुआ तो पहले पेज को फर्स्ट टाइम कोड रन करना है, तो जो पासवर्ड या कोई नंबर लेकर आ रहा है तो वो अगर मैच हो रहा है तो आगे पेज को ले जाए, और अगर नहीं मैच हो रहा तो वो फिर उसके बाद उसको आगे पेज को नहीं लेके जाए। तो वहां पे डू वाइल का लूप इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डू वाइल के लूप में पहले ये कोड को परफॉर्म करता है, देन कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो भी ये एक दफा तो कोड को रन कर ही देता है। ठीक है, तो ये फॉर का लूप वाइल का लूप कैसे काम करता है, यूजुअली फॉर का लूप आपको यूज करने के लिए इसके अंदर यही करना होगा कि यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर हम इसको एक यहाँ पे से भी कर सकते हैं, पीएचपी का कोड यहाँ पे एचटीएमएल का कोड ले लें दोबारा से एक नया, और फिर उसके अंदर पीएचपी को स्टार्ट कर दें, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे फॉर का लूप जैसे उसमें लिखा हुआ है कि इसमें हमें नंबर ऑफ टाइम्स पहले से कंफर्म होते हैं, तो कितनी बार इसको लूप को रन करना है। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया आई की वैल्यू सेट कर दी 1 के ऊपर, यहाँ पे लिखा फॉर, इसकी बॉडी बना दी यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से आ गया। यहाँ पे करने के बाद आपने कहा $i इज इक्वल टू 1, $i आई इज इक्वल टू 1, ये इसको इनिशियल कर दिया हमने, ऑलरेडी इनिशियल था वहां पे, फिर भी मैंने इसको एक दफा और कर दिया, और $i इसको लिखा हमने लेस देन इक्वल टू 10, तो ये 10 तक जाएगा, और फिर हमने कहा $i इंक्रीमेंट पावर लगा दिया इसके ऊपर 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने सपोज टू भी अपने कोड को लिख लिया कि एको एको तो शो द वैल्यू ऑफ आई, तो हमने यहाँ पे लिखा AECHO एको SNO, तो डॉलर में लिखा SNO सीरियल नंबर, और फिर उसके आगे डॉट लगाया, और फिर $i की वैल्यू को यहाँ पे दिखा दिया, और न्यू लाइन के लिए इसके अंदर एक ब्रेक भी यूज कर दिया, और यहाँ पे ले जाके हमने इसको सेमीकोलन लगा दिया। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसे हम गए आउटपुट के लिए यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये देखें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो वही एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, जितनी दफा भी चलाना है इस कोड को चला सकते हैं फॉर के लूप को यूज करके। अब आते हैं वाइल के लूप से अगर कोई काम लेना हो तो कैसे करेंगे। जैसे वाइल में आपको बता रहा होता है जब तक ये वैल्यू इतना ना हो तब तक ये लूप चलता रहे, तो इसी लूप को अगर वाइल के जरिए चलाना हो, सपोज टू भी हम यहाँ पे लगाते हैं वाइल का लूप, तो यहाँ पे मैंने एक और से एक नया पैराग्राफ ले लिया एचटीएमएल के कोड के अंदर, उसके अंदर फिर से पीएचपी का कोड लगा दिया, और फिर पीएचपी के कोड को यहाँ पे ले जाके पीएचपी, और यहाँ पे ले जाके पीएचपी के कोड को क्लोज कर दिया। यहाँ पे इस तरह से दिखाई देने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, और इसके बाद हमने क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, हमें वाइल का लूप इस्तेमाल करना है। तो वाइल के लूप में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, सपोज टू बी QNTY के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू रख दी, सपोज टू बी 1 कर दिया इसको। ठीक है, और तो अब वाइल के लूप का फॉर्मेट क्या है, वाइल लिखेंगे, इसकी कंडीशन है, और यहाँ पे इसका बॉडी बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप क्या कह रहे हैं इसके अंदर, क्या कह रहे हैं कि आप क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 5, जब तक क्वांटिटी की वैल्यू 5 या 5 के
इक्वल नहीं हो जाती है, 5 से कम रहेगी तो ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि भाई अब इसके अंदर आउटपुट क्या लेना है। सपोज टू बी आउटपुट में हम ले रहे हैं कि जब तक ये हो रहा है तो ठीक है, हम इसको कहते हैं कि भाई ये एक इको, और यहाँ पे जाके ये करता रहे while is running। ठीक है, while is running, और यहाँ पे एक बी आर लगा के नया ब्रेक भी लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा तो ये तो फिर देखिए क्या होता है, इन्फिनिट हो गया। समझ रहे हैं, ये तो बस अब स्टार्ट हो गया और ये इन्फिनिट हो गया, चलता रहेगा, खत्म होगा ही नहीं, ये पेज लोडिंग पे लगा रहेगा। तो अब इसका तरीका क्या है कि भाई इसमें ये करना है कि हमें इसको स्टॉप करना है, तो यहाँ पे डॉलर करके QNTY के आगे कोई इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। इंक्रीमेंट लगाने का एक तरीका तो ये प्लस प्लस लगा दे, और दूसरा तरीका ये है कि प्लस के साथ इक्वल लगा के यहाँ पे 1 लगा दे, तो भी ये काम हो जाएगा। तो इस सूरत में अब ये लूप कितनी बार चलता है देखते हैं, इधर आ गए तो देखें इसने हैंग भी कर दिया इसको, लैपटॉप को। ये देखें, ये भी एक तरह का कोई वायरस वायरस हम बना सकते हैं, किसी को लगा दे और वो एक दफा खोले तो बस उसके बाद बफर पूरा कर देगा, ये आपके हैंग हो गया देखो सारा। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज भी आप कर सकते हैं ये प्रोग्रामिंग के जरिए। और दोबारा से लोड करते हैं इसको, तो दोबारा हम अपने पेज को लिख लेते हैं लोकल होस्ट, और यहाँ पे जाके हम यहाँ बता रहे हैं फायरवॉल कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला पेज है हमारा। तो इसने देखिए हम ये 5 टाइम्स इसने इसको रन किया है। साथ में अगर इसके नंबर भी प्रिंट कराना है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि इसके साथ नंबर भी, तो वो उसके वेरिएबल का नाम है एक इंक्रीमेंट है जो हमने लगाया है QNTY के ऊपर, तो $QNTY को ऐसे करके आप अ, साथ में लगा सकते हैं, और यहाँ पर स्पेस दे दें। तो यहाँ पर रिफ्रेश किया हमने इसको, तो ये देखिए साथ में सीरियल नंबर भी आ गया। ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि भाई आपने इसकी वैल्यू को QNTY को 5 तक रोका हुआ है, लेकिन इंक्रीमेंट आप कोई और वेरिएबल लगाना चाह रहे हैं तो पॉसिबल है। देखिए आप यहाँ पे लगा दें, आप उसके कह रहे हैं QNTY की वैल्यू 5 नहीं हो जाती जब तक ये चलता रहेगा, तो फिर डेफिनेट है कि QNTY के अंदर ही कोई इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर अलग से कोई चीज़ है तो फिर वो तो वो इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो इसलिए हम इसको इसी के ऊपर लगाते हैं कि QNTY को यूज करें, अलग से कोई वेरिएबल पे ना जाए। तो ये हमने वाइल का लूप चलाना सीख लिया। अब डू वाइल का लूप अगर इसके देखें तो इसके थोड़ा सा अपोजिट काम करेगा। तो मैं इसी को काम को आपको डू वाइल के लूप के अंदर करके बता देता हूँ। तो यहाँ से हम गए PHP के ऊपर और यहाँ पे जाके हमने डू वाइल का लूप यूज किया। तो डू वाइल में क्या होगा देखिए सबसे पहले आपने लिखना डू, और फिर डू के बाद आपने बनानी इसकी बॉडी, और वाइल को आपने इसके बाद बताना है, और वाइल को लगा के सेमीकोलन भी इसके अंदर लगा देना है। ये इसका स्ट्रक्चर है डू वाइल का। अब डू वाइल के अंदर आप सपोज टू बी यही कोड लिखते हैं, तो ये कोड कितनी बार परफॉर्म होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया इसको इस तरह से कॉपी, और ये इसके अंदर मैंने डाल दिया, और इसका QNTY का वेरिएबल ही मैंने यहाँ पे कॉपी करके शुरू में ही डिफाइन कर दिया, और अब कंडीशन पे मैंने कह दिया इसको ये वाला कोड। तो अब देखें वाइल से ये कोड कितनी बार चल रहा था और डू वाइल से ये कोड कितनी बार चलेगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर ये 5 टाइम चला और यहाँ पर भी ये 5 टाइम चला। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, 6 टाइम क्यों नहीं चला, तो अभी आके देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए जब फर्स्ट टाइम में ये लूप चला तो यहाँ पर ये बात नहीं कि 5 टाइम चलेगा और 6 टाइम चलेगा और 6 टाइम चला और 6 टाइम चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे QNTY की वैल्यू भी अभी 1 है और मैं यहाँ कर देता हूँ 10, कितने कर दिया मैंने, 10 कर दिया इसको, तो क्या ये वाला लूप चलेगा या नहीं चलेगा। एक बार चलेगा, चेक करते हैं। ठीक है, एक बार चला, लेकिन वाइल लूप में अगर मैं जाके इसकी वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 10, तो क्या ये लूप चलेगा या नहीं चलेगा, ये चलेगा ही नहीं, सिरे से ही नहीं चलेगा। ये लीजिए, ये फर्क है वाइल में और डू वाइल में। वाइल एक ऐसे सोल्यूशन के लिए कि जिसमें डेटा शुरू हो गया प्रोसेस होना और वो एक लिमिट पर पहुंचेगा, वो किसी कंडीशन पे, सर्टेन कंडीशन पे पहुंचेगा और वहां पर पहुंचने के बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं, क्या है, हम कह रहे हैं भाई जब तक इसकी वैल्यू 5 या 5 से कम है चलता रहे, और यहाँ इनिशियल वैल्यू ही 10 है, तो शुरू में ही बात गलत हो गई ना। मैं कह रहा हूँ आपके पास 50 रुपए हो तो खरीद लेना, और आपके पास पड़े ही कितने हैं, 100 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं तो 50 की बात कर रहा हूँ, तो शुरू में बात गलत हो गई, बोला 100 रुपए आप 50 की बात कर रहे हो। तो इसी तरह यहाँ पर अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गई तो ये कोड एक बार भी परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा सोल्यूशन है, कहीं पर हमें ऐसा भी होता है कि यार चलो हो ना हो पर एक दफा ट्राई जरूर कर लेना, मतलब आपके पास बैलेंस है या नहीं है पर एक दफा कॉल करके ट्राई जरूर कर लेना। ये आपको अलाउ करता है कौन सा, डू वाइल लूप, कि देखो यहाँ पे पहले ही कंडीशन फॉल्स है, ये कह रहा है कि भाई 5 तक चलना है, लेकिन यहाँ तो 10 है ऑलरेडी,
लेकिन फिर भी ये एक दफा कोड को रन करेगा और फिर चेक करेगा, कंडीशन मैच होगी तो दोबारा रन करेगा, लेकिन अगर मैच नहीं हुई, फॉल्स हो गई, तो फिर ये यही रुक जाएगा। तो ऐसा भी हमें प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा कि डू वाइल और वाइल का लूप का इस्तेमाल भी आ रहा होगा। अब ये जितने भी लूप हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल, इनको हम कहते हैं लेगेसी। लेगेसी मतलब ये 1960s से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनसे चले आ रहे हैं। सी में भी ये था, सी प्लस प्लस में भी था, फिर ये जावास्क्रिप्ट आई उसमें भी था, फिर उसके बाद अब ये पीएचपी में भी है, जावा में भी है, विजुअल बेसिक में भी है और पाइथन में भी है। अब उसके बाद इन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया जिसको इन्होंने काम नाम दिया फॉर ईच। वो जरा इनसे आसान है, यही काम करेगा लेकिन थोड़ा इनसे आसान है। फॉर ईच, फॉर ईच में क्या होता है? फॉर ईच बेसिकली एरे को रीड करने के लिए बनाया गया और ये भी इसके अंदर यूज होगा काफी हद तक, क्योंकि ये जरा आसान है तो इसलिए यूज करते हैं। इसका तरीकाकार क्या है? एक एरे डिक्लेयर किया हमने। देखो पीएचपी में वेरिएबल और एरे डिक्लेयर करने में ज्यादा फर्क नहीं है, वेरिएबल भी ऐसे डिक्लेयर होता है, एरे भी ऐसे डिक्लेयर होता है, लेकिन वेरिएबल को डायरेक्ट असाइन कर देते हैं डबल कोट में सिंगल वैल्यू, एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के जितने डबल कोट्स लगाएंगे उतने स्ट्रिंग्स, और बगैर डबल कोट्स के उतने इंटीजर असाइन हो जाते हैं। अब ये एक एरे बना है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 मेंबर्स हैं। पहला है फ्रूट्स 0, और दूसरा है फ्रूट 1, तीसरा है फ्रूट 2। अब इसको पूरा एरे को रीड कराना है तो इसके लिए हम फॉर ईच मेथड के जरिए कैसे करेंगे इसको देखिए। फॉर ईच लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ से एरे का नाम और एज, फिर एक लेंगे वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या काम करेगा? ये वेरिएबल फ्रूट्स के 0 एलिमेंट में जाएगा और उसको अपने अंदर लेगा और फिर हम आउटपुट पे लेंगे इसको, तो वो उसका आउटपुट देगा। और ये काम उतनी बार करेगा जितने एरे ये रेडी हो जाते हैं। इसमें कंडीशन बताने की जरूरत ही नहीं, जितना एरे होगा उतना ही रूट कर देगा। तो एरे फ्रूट, और फ्रूट को ही आउटपुट लेना है। तो सपोज यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं यहाँ पे इस चीज का। तो मैं यहाँ पे फॉर ईच मेथड के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ करता हूँ, यहाँ पे हम जाके पीएचपी के कोड को शुरू करते हैं और यहाँ पे जाके इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे जाके हमने लिखा सपोज टू बी कंप्यूटर के नाम से हमने बना लिया एक एरे, और कंप्यूटर के एरे को हमने यहाँ पे इक्वल करके ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। और ये देखें आप एरे को डिक्लेयर करना भी सीख गए कि एक एरे, स्ट्रिंग एरे कैसे डिक्लेयर और असाइन करते हैं। तो बहुत आसान है पीएचपी के अंदर कोड करना। ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर्स के आगे लिख दिया भाई, ये डेल का है, ये एचपी का है, ये लेनोवो का है, और ये एसएस का है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और भी ऐड करा सकते हैं। ठीक है, अब आए फॉर ईच में कैसे करेंगे। फॉर ईच लिखेंगे यहाँ पे, फॉर ईच देखेंगे आपको सपोर्ट भी कर रहा है। और यहाँ पर आके इसके नीचे आप इसको डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखना है इसमें? फॉर ईच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर इज, अब कोई भी एक लोकल वेरिएबल डाल दें, आई डाल दें, बी डाल दें, वी डाल दें, यू डाल दें, कोई भी डाल सकते हैं। तो हमने डॉलर आई कर दिया। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा फर्क कर देते हैं कोडिंग के अंदर। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर्स और यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। अब वो अपने हिसाब से भी सही है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है और प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। देखिए, इसका नाम कंप्यूटर इसलिए रख दिया कि उसमें ज्यादा वैल्यूज हैं, और इसका नाम कंप्यूटर इसलिए रख दिया क्योंकि ये इससे एक वैल्यू लेगा अपने अंदर और वो डिस्प्ले करेगा। तो उलझना नहीं है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग कोड होता है। ये वाला कोड बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं बहुत ज्यादा इस पे कंफ्यूज हूँ इस पर। यार ये क्या कर रहे हैं कंप्यूटर्स, और एक जगह कंप्यूटर लग रही है, यार एरर है, आप इसको भी कंप्यूटर्स कर देंगे क्योंकि डिक्लेरेशन पे ऐसे यहाँ पे एस लगा देंगे, है ना। तो ये मिस्टेक है, ये नहीं है। यहाँ पे आप भले आई ले लें, वी ले लें, या डी ले लें, कुछ भी ले लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। COMP के नाम से ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट बना दें और इसके अंदर लिखे एको, और दिखाओ कैसे। भाई अब जो वैल्यू आउटपुट पे आएगी वो किससे आएगी, ये हमेशा याद रखना, इससे नहीं आएगी आउटपुट पे, इससे आएगी आउटपुट पे। ठीक है, तो ये लेके आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, एरर नहीं है इसके ऊपर। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे वार्निंग आ गई, कह रहा है कि 130। अब ये, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी, पहले पढ़ लो एरर क्या आया था। अनडिफाइंड वेरिएबल, देखो बता भी रहा है, जब आप कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ और है और यहाँ पे कुछ और लिख दिया आपने, तो ये कहेगा अनडिफाइंड वेरिएबल। अनडिफाइंड जब भी आए तो समझ जाना कि नाम नहीं मैच हो रहा, या जो आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, या उसको रीड नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे कह रहा है फॉर ईच आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप ऑफ एरे। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये एक दूसरा एरे फॉर ईच का। तो ये देखते हैं, अभी यहाँ जाके आगे रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया, देखें इसका आउटपुट। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसके आगे कुछ और भी चीज हो, तो जैसे इसने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स के साथ, और फिर उसके आगे इसने लिख दिया ये स्ट्रिंग लिखा है, और स्ट्रिंग के साथ ही उसने शो किया है। तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया था। अब स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर भी दिखा सकते हैं, ये भी समझ ले कैसे दिखाना है। तो अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर्स ब्रांड
ठीक है, कॉलन तो यहाँ पे दिखा दें और एक ब्रेक देके इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो एरे को भी आप इस तरह शो कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ एरे लिख दे डायरेक्टली और ये वेरिएबल ही लिखा जाएगा क्योंकि ये इससे एरे से रीड करके लाएगा और हमें यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पे आ गए इस तरह से, तो ये देखिए कंप्यूटर ब्रांड डेल, एचपी, लेनोवो और ये सारा इसके साथ आ गया। तो इस तरह भी आप अपने डेटा को दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। फॉर ईच के जरिए भी आप इस चीज को कर सकते हैं और ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं।